हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा, जो ग्रामीण परिवेश का हमारा सिलेबस चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपको जो पढ़ना है उसमें आप सिर्फ पढ़ेंगे बेटा अनुसूची 11 के प्रबंधों के बारे में। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 अधिनियम के द्वारा एक काम किया गया था भारतीय संविधान में, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 में 16 अनुच्छेदों को जोड़ा गया और साथ ही साथ अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत से संबंधित कुल कितने विषय रखे गए? कुल 29 विषय रखे गए। तो आज उन्हीं 29 विषयों के बारे में आपको पढ़ना है कि किन किन विषयों को रखा गया है आपके अनुसूची 11 में। बेटा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको भले ये लग रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत ही उबाऊ है, कौन 29 विषय पढ़ने जाए, लेकिन अभी 2 दिन पहले हुए बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में इस प्रश्न को पूछा गया था कि कौन सा प्रावधान 11वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिहार पीसीएस का पेपर अभी जल्द ही आपका हुआ है, जो कि रद्द भी हो गया, लेकिन उसमें अगर ग्रामीण परिवेश से संबंधित अनुसूची 11 के प्रावधानों के बारे में पूछा गया है तो 19 जून को होने वाले लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को रखा जा सकता है। तो हम सिर्फ 29 विषयों का प्रावधान देखते जाएंगे कि किन किन विषयों को अनुसूची 11 के तहत ग्राम पंचायत से संबंधित 29 विषयों को रखा गया है। सिर्फ नोट करते चलिए कि कौन कौन से विषय हैं, और इसी तरह नोट करते चलिएगा जिस तरह मैं नोट करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि एक एक विषय महत्वपूर्ण है। अगर एक भी विषय आप भूलेंगे तो आप जान लीजिए आप अपने एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण परिवेश का हृदय है और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आप भाग 9 का अनुसूची 11 व अनुसूची 12 को पढ़ते हैं। अगर इनको मिस करेंगे यानी कि आप ग्रामीण परिवेश का एक बहुत बड़ा सेक्शन मिस करेंगे। अगर बात की जाए कि ग्राम पंचायत के 29 विषयों में सबसे पहले किस विषय को रखा गया, तो कृषि एवं कृषि विस्तार को, कृषि एवं कृषि विस्तार ये रखा गया है पहले विषय के रूप में अनुसूची 11 में। उसके बाद बेटा दूसरे में भूमि विकास, साथ ही साथ भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण के विषय को रखा गया है, और भूमि संरक्षण। तो पहला विषय हो गया कृषि एवं कृषि विस्तार, दूसरा हो गया भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण। इसके बाद तीसरा है लघु सिंचाई। आप सोच रहे होंगे मैं समझा नहीं रहा हूँ, तो बेटा इसमें कुछ समझाने वाला टॉपिक है नहीं, ये आपको विषय याद रखने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं याद रख पाएंगे तो फिर आप एग्ज़ाम का बहुत बड़ा प्रारूप खो देंगे। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल प्रणाली में सुधार, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं आपके अनुसूची 11 में। इसके बाद चौथा विषय आप सभी जानते हैं, पशुपालन गांव में किया जाता है, तो पशुपालन संबंधी विषय। पशुपालन के बाद कुक्कुट उद्योग होता है, और उसके बाद एक डेयरी उद्योग होता है। इनका प्रावधान कहाँ है बेटा? अनुसूची 11 के चौथे नंबर के विषय में इनको रखा गया है। 5वें में रखा गया है मत्स्य पालन, मछली पालन एक अलग विषय में रखा गया है क्योंकि उसके प्रावधान अलग हैं बेटा। मत्स्य पालन, ये 5 नोट करिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी नोट करिए बेटा। देखिए कोई भी पॉइंट आपको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। मत्स्य पालन भी लिख सकते हैं, मत्स्य उद्योग भी लिख सकते हैं। नोट हो गया। इसके बाद अगला विषय जिसे आप कहेंगे सामाजिक वानिकी, यानी कि जो आप गांव में चारों तरफ पेड़ पौधे लगते हुए देखते हैं उसी को बोलते हैं सामाजिक वानिकी और फर्म। जो काम करे सामाजिक वानिकी को
बढ़ावा देने के लिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक नोट करते हैं। बेटा ये विषय सिर्फ नोट करने हैं आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ नोट करिए और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अनुसूची 11 में जितने भी विषय रखे गए हैं सब के सब अपने में महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी पॉइंट आपका मिस बेटा नहीं होना चाहिए। 6 प्रबंधों को लिख लिया आपने सामाजिक वानिकी और सामाजिक प्रबंध के माध्यम से। उसके बाद 7वां आप देखेंगे खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कहाँ की जाती है? गाँव में। तो खादी ग्राम उद्योगों के प्रबंध को रखा गया है, खादी ग्राम उद्योग, और इसके साथ ही साथ कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग आप सभी समझते हैं, छोटे छोटे मोमबत्तियों के उद्योग जो गांव में एक छोटे स्थान पर लगाए जाते हैं और पैसा कमाया जा सकता है। इसके बाद आप देखते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी कि गांव में विद्युतीकरण की प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है। तो ग्राम विद्युतीकरण, इसका मतलब हो गया कि गांव में बिजली का जो वितरण है वह भी सुनिश्चित किया जा सकता है या किया जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं बिजली का वितरण। मटरू की बिजली नहीं है बेटा, ये कौन सी बिजली है जिसकी वजह से आपके घर में टेबल लाइट जलता है, लाइट जलता है, इन्वर्टर की व्यवस्था होती है, यही सब है बेटा। इसके बाद बात किया गया है ग्रामीण आवासों की, यानी कि आपके लिए रहने के लिए ग्रामीण आवास की स्थापना की जाएगी। और आप सभी जानते हैं योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे इंदिरा ग्रामीण आवास योजना चलाई गई। अब वर्तमान समय में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रहा है। तो ग्रामीण आवासों का प्रबंध किया गया है, ये सारे विषय रखे गए हैं। उसके बाद 10वें स्थान पर पेयजल से संबंधित विषय को रखा गया है। चौथे में आपने देखा बेटा जल प्रबंधन की व्यवस्था को रखा गया था, यानी कि जो सिंचाई के लिए जल प्रबंध होता है, लघु सिंचाई के लिए जो जल प्रबंध होता है उसको देखा है आपने। लेकिन 10वें में प्याऊ जल, जिसको आप पानी पी के अपने जीवन का गुजारा कर सकते हैं, उस विषय को रखा गया है पेयजल में। 11वें नंबर पर रखा गया है बेटा ईंधन एवं चारा, यानी कि ईंधन और चारे का प्रबंध भी गाँव में किया जाएगा, और इसे अनुसूची 11 के रूप में लिखा गया है, रखा गया है। याद रखिए बेटा जितने भी प्रावधान हैं ये सब गांव के लिए किए गए हैं। अगर किसी गांव में आपको ये ना दिखाई दे तो आप ग्राम प्रधान से मिलकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सड़कों का निर्माण, पुलियों का निर्माण, फेरी का निर्माण, इन सभी विषयों को 12वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं सड़कें, पुलिया या पुल जिसे कहते हैं, फेरी और मार्ग, इसकी भी व्यवस्था 12वें विषय में रखा गया है। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से नोट करिए, हाथ जल्दी चलाइए। इसके बाद आप लघु उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ लघु वन उपजों के बारे में। जैसे लघु ग्रामोद्योग की बात की जाए तो जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित होते हैं, आप सभी जानते हैं गाँव में खाद्य प्रसंस्करण भी बनाए जाते हैं, आचार जैसे, तो ये भी तो आपके ग्रामोद्योग में आते हैं। तो ग्रामीण ग्रामोद्योगों को भी रखा गया है इस विषय में कि वो लोग भी अपने उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण उद्योग, यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं बेटा खाद्य प्रसंस्करण, खाने के रूप में अचार उचार बनाने वाला काम भी गांव से संबंधित विषय है, और इसकी स्थापना करके लोग वहां पर अपने आय का सृजन कर सकते हैं। इन 13 विषय को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। जहां ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। मैं जानता हूं मेरी लिखावट थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ दे के जाऊँ, ठीक है। 13वें के बाद 14वां आप देख लीजिए, वन उपजों से प्राप्त होने वाले संसाधनों का भी प्रबंध किया गया है 14वें में। लिखते चलिए बेटा, समय कम है, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं कंप्लीट होगा, तो मैं आपको बता दूं 8 से 10 दिन के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके लिए
एकदम निश्चिंत रहें। लघु वन उपजों को रखा गया है इसी विषय के अंतर्गत, यानी कि जो वन से प्राप्त होने वाले संसाधन है, चाहे वह लकड़ी हो गया, चाहे वह फल फूल हो गए, चाहे वह सब्जियां हो गई, वही आता है लघु वन उपज का विषय। और ये महत्वपूर्ण है, इसको भी बिहार पीसीएस में रखा गया था बेटा, ठीक है। उसके बाद अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, मैंने बताया ना, लकड़ी, कोयला, ये सारी चीज़ें क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। इनको भी स्थान दिया गया है अनुसूची 11 में। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, मैं जान रहा हूँ क्योंकि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है तो आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ समझा नहीं रहे हैं, लेकिन बेटा इसमें समझाने लायक है क्या, सिर्फ विषयों का उपबंध ही आपको पढ़ना है। तो विषयों के उपबंध चाहे रट्टा मार लीजिए, चाहे अपने दैनिक जीवन में इसको प्रयोग करके देखते रहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद आप देखते हैं कि गाँव के लिए प्रबंध किया गया अनुसूची 11 में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का। लेकिन क्या गरीबी उन्मूलित हो गई बेटा भारत से? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि आज भी भारत में गरीब देखने के लिए मिलते हैं। और वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था का संचालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में गरीब है। गरीब कौन है बेटा? किसान गरीब है, क्योंकि वह लोगों का भरण पोषण करता है, लोगों को अन्न प्रदान करता है। सबकी इनकम बढ़ जाएगी, विधायकों का पैसा नहीं कम होना चाहिए, नेताओं का पैसा कम नहीं होना चाहिए, लेकिन किसानों को उनके हक का पैसा नहीं मिलता। तो वर्तमान समय में भारत के लिए अनुसूची 11 में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्यवस्था तो कर दी गई बच्चों, लेकिन गरीबी को मिटाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया जिससे कि भारत के गरीब अमीर हो सके। ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया गया बेटा। बहुत ही दुखद बात है ना, मैं भी इस बात से थोड़ा दुखी हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो व्यवस्था है वो है ही। इसके बाद गाँवों में शिक्षा भी दिया जाएगा, इसी बात का प्रबंध किया गया। शिक्षा किस स्तर पर दिया जाएगा? तो आप जानते हैं प्राथमिक स्तर पर और साथ ही साथ माध्यमिक स्तर पर, जिसको आप बोलते हैं प्री प्राइमरी, या फिर आप कह सकते हैं मेरे बच्चों जूनियर। आती है ना भर्ती टीचरों की प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, यही बेटा। तो शिक्षा का जो प्रबंध किया गया गाँव में, वह 2 प्रारूपों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के रूप में किया गया। अब शिक्षा के बाद देखिए, आपने गांव में भले ना देखा हो, लेकिन 11वीं अनुसूची में इस बात का प्रावधान किया गया है कि गांव के लोग तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करें। लेकिन मेरे ख्याल से शायद ही कोई गांव प्रशिक्षण प्रदान करता होगा लोगों को तकनीकी रूप से। तो तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के सृजन का उपबंध भी आपके 18वें विषय के रूप में कहाँ पर किया गया है? अनुसूची 11 में। लेकिन शायद ही किसी ग्राम में आपको तकनीकी प्रशिक्षण देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो आदर्श ग्राम है, जो आदर्श गांव है, उनमें इसका प्रबंध देखने के लिए बेटा स्पष्ट रूप से मिलता है। इसके बाद आप देखते हैं प्रौढ़ एवं औपचारिक शिक्षा और उसके बाद पुस्तकालयों का विवरण। ये सारी चीज़ें बेटा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी मिस मत करिएगा। 19वें में प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि 35 वर्ष से ऊपर के लोगों को गांव में जो अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते, प्रौढ़ शिक्षा इसी को बोला जाता है औपचारिक शिक्षा। इसका प्रबंध भी कहाँ पर किया गया है बेटा? अनुसूची 11 में प्रौढ़ शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा का प्रबंध, ठीक है। और उसके बाद क्या आपने गांव में कभी पुस्तकालय देखा है? नहीं देखा है ना, लेकिन गांव में पुस्तकालय का भी प्रबंध किया गया है अनुसूची 11 के तहत। याद रखिएगा, गांव में आपको भले पुस्तकालय देखने के लिए ना मिले मेरे बच्चों, लेकिन अनुसूची 11 के 20वें विषय के रूप में पुस्तकालय को ही रखा गया है। लेकिन आपको ये कहीं दिखाई नहीं देगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे भी गांव में नहीं दिखाई देता। नोट कर लीजिए। फिर हम 21वें विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा, जिसमें आप सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार एवं मेले लगवाने के प्रबंध को देखेंगे। तो मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों के हाथ मुझसे दोगुना तेज़ी के साथ चलते हैं। सर ने इधर लिखा नहीं कि उधर आपकी कॉपी में दर्ज हो जाता है मेरे लिखित प्रावधान। बहुत अच्छी बात है बेटा, होना भी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो जितना सक्रिय है वही उतना आगे जाएगा। तो 21वें में आप लिखेंगे सामाजिक
सामाजिक क्रियाकलाप मतलब दैनिक कर्म, किस प्रकार से आपका रूटीन होगा, किस तरह से गांव का जीवन होता है, इसके बारे में निर्धारण किया जाता है, जिसको आप कहते हैं सामाजिक क्रियाकलाप के साथ साथ सांस्कृतिक क्रियाकलाप, कल्चरल एक्टिविटीज़। बेटा सांस्कृतिक क्रियाकलाप होता है ना, गांव में त्योहारों को मनाया जाता है, इन सभी का प्रबंध किसके आधार पे है, अनुसूची 11 के 21वें विषय में। उसके बाद सामाजिक क्रियाकलाप के बाद अगला काम क्या किया जाता है बेटा, सामाजिक क्रियाकलाप तय हो गया तो इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा एक नया प्रबंध जिसे आप कहते हैं, क्या कहेंगे जल्दी बताइए, बाजार एवं मेले के प्रारूप। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है बेटा और हवा मुझे लगता नहीं है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा घूमता रहना पड़ता है। बाजार एवं मेले के प्रबंधन की व्यवस्था अनुसूची 11 में 22वें विषय के रूप में दर्ज किया गया है। अब आपको कुल 7 विषय पढ़ने हैं जिनका भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में बहुत ही बड़ा योगदान है मेरे बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम परिवार कल्याण के साथ साथ महिला व बाल विकास भी देखेंगे, ठीक है। डीपीएसपी में परिवार कल्याण के लिए राज्य प्रबंध करेगी, लेकिन गांव के लिए जो प्रबंध किया जाएगा वह कहाँ पर किया गया है, अनुसूची 11 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया इसे। महिला कल्याण एवं बाल विकास प्रोत्साहन की जो बात की जाती है वह भी डीपीएसपी के तहत की जाती है राज्य के द्वारा, लेकिन गांव के सर्वांगीण विकास के लिए महिला कल्याण एवं बाल विकास की बात की गई है, और ये भी यहाँ पर आपको देखने के लिए प्राप्त होता है बेटा। आपको मेरा थोड़ा सा असक्रिय रूप दिख रहा होगा आज, क्योंकि मैं वास्तव में थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। समाज कल्याण हो गया आपका, नहीं हुआ तो लिख लीजिए 25वें में समाज कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य, यानी कि प्रत्येक गांव के द्वारा समाज कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, और इसका भी प्रबंध किया गया है अनुसूची 11 में। समाज कल्याण के बाद 26वां प्रबंध क्या किया गया है बेटा, तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान 26 में किया गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर्थिक उत्थान के लिए विशेष प्रबंध, यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या जिसे अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र में जिन लोगों का बेहतर उत्थान नहीं हो सका है, उनके उत्थान के लिए अनुसूची 11 में प्रबंधन की व्यवस्था की बात की गई है। अब 3 विषय ही पढ़ने मात्र रह गए हैं आपको, जल्दी से इसको नोट करिए और ख़त्म करिए ये सारे प्रावधानों को, ठीक है बेटा। नोट हो गया, तो अगला लिखिए सामुदायिक विकास क्रियाकलाप। इसमें लिखिए बेटा, अगला है 27वां, जिसमें आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात पढ़ते हैं। जैसे आपको राशन मिलता है ना बेटा, आप सबके गांवों में राशन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती होगी, ताकि जो निम्न वर्ग है उसको भूखे पेट ना सोना पड़े, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई जाती है। सबका राशन कार्ड बनवाया जाता है और लोगों को यूनिट के हिसाब से राशन प्रदान किया जाता है, ताकि गांव का कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए। इसी को रखा गया 27वें विषय के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बेटा। इसके बाद आप देखते हैं सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, यानी कि गाँव में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए किस प्रकार से खर्च अदायगी होगी या कहाँ पर उन्हें जलाया जाएगा, इन सभी विषयों को रखा गया 28वें विषय के रूप में। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं बेटा, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण।
अनुरक्षण, ये सारा काम, ये सारा प्रबंध किया जाएगा गाँव में। और आपने देखा है जिस तरह से शहरों में इलेक्ट्रिक सौगाह की बात की जाती है, सौदाह गृह की बात, जहाँ पर आप मृत शरीर को जला सकते हैं इलेक्ट्रिक सुविधा के माध्यम से, उसी प्रकार घाटों की सुविधा की व्यवस्था सामुदायिक अस्थियों के अनुरक्षण के माध्यम से अनुसूची 11 में निहित किया गया है। उसके बाद आप अंत में पढ़ते हैं सबसे अंतिम जो विषय है, ग्रामीण स्वच्छता एवं सुरक्षा। गांव को सुरक्षित बनाया जा सके तो उसके लिए ज़रूरी है कि ग्रामीण को आप स्वच्छ रखिए, गांव को स्वच्छ रखिए। और इसी के आधार पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ताकि गांव का हर कोना स्वच्छ हो सके, गांव हमारे अधिक डेवलप हो सकें, गांव का अच्छा विकास हो सके। क्योंकि जब गांव में स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां गांव से दूर रहेंगी, और जब बीमारियां गांव से दूर रहेंगी तो गांव का हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होगा तो कहीं ना कहीं अपने रोजगार को स्वयं खोजेगा और देश के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दे सकेगा। तो ग्रामीण स्वच्छता एवं सुरक्षा की बात की गई है 29वें विषय के रूप में। याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र का स्वच्छ होना उतना ही अनिवार्य है जितना कि आपके शहरों का स्वच्छ होना जरूरी है। आपने देखा है इसके लिए ग्रामीण समाज में शौचालय के निर्माण के लिए भी पैसे की व्यवस्था किया गया सरकार के लिए, शौचालय निर्माण की व्यवस्था के लिए भी मद दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये सब किसके अधीन था बेटा? क्योंकि इसे अनुसूची 11 में ग्रामीण स्वच्छता एवं सुरक्षा के विषय को निहित किया गया, तभी तो हम इन सब प्रावधानों को गांव में लागू करते हैं। क्योंकि सरकार ने पहले ही बता दिया है कि गांव के विकास के लिए जो विषय जरूरी हैं वह कुल 29 विषय जरूरी हैं, और उन्हीं 29 विषयों को रखा गया है अनुसूची 11 में, जिसे आप ग्राम पंचायतों के विषय के रूप में जानते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ बेटा आपके 29 विषय, और इसी 29 विषय का प्रबंध अनुसूची 11 में है, जिसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। और आप सभी जानते हैं मेरे बच्चों कि 24 अप्रैल को ही संपूर्ण भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो बेटा आज की वीडियो बस इतनी ही थी कि आप 29 विषयों की जानकारी रख सकें। अगली वीडियो जो भी आएगी, अगर मेरा स्वास्थ्य बेहतर रहा तो मैं धुआंधार तरीके से क्लास चलाऊंगा, जिसमें आप नगरीय स्थानीय सुशासन के विषयों को 1842 से लेकर 1919 तक कवर करेंगे। और उसके बाद पंचायती राज अधिनियम के बाद आप नगरीय स्थानीय सुशासन अधिनियम 1947 देखेंगे, जिसके प्रारूपों में आप अनुच्छेद 243 के पी से लेकर अनुच्छेद 243 के जेड जी तक कुल 18 विषयों के प्रबंध पढ़ेंगे, जैसे जिसको अनुसूची 12 में रखा गया है। अभी तक आपने अनुसूची 11 में रखे कुल 29 विषयों का प्रबंध पढ़ा, उसी प्रकार नगर पालिका नगर निगम की व्यवस्था के लिए कुल 18 विषयों का जो कि अनुसूची 12 में रखे गए हैं उनके प्रबंधों को पढ़ेंगे। तो बेटा वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए, करते रहिए जितना अधिक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।